ये हो गया हमारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट। और हम लोग लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे ट्रांसमिशन लाइन का। पहले तो हम लोग पूरा फेजर डायग्राम देखे थे, फिर हम लोग उसका पूरा एनालिसिस देखे थे कि कैसे वो इक्वेशन आता है। शॉर्टकट भी पता है तुम लोग को, डेरिवेशन भी पता है, सारा चीज अब तुम लोग को शॉर्ट ट्रांसमिशन, मीडियम ट्रांसमिशन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का ऑलमोस्ट जो जो भी एग्जाम में आने वाला चीज है तुम लोग को पता चल गया है। शॉर्ट में हम लोग फास्ट में रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला हम लोग बात करते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का। मेरे अकॉर्डिंग जो जो इम्पोर्टेंट होगा वो हम बताते जाएंगे यहाँ पे। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो इसका सर्किट डायग्राम हम लोग को याद होना चाहिए, क्योंकि सर्किट डायग्राम याद नहीं होगा तब तो फिर हम लोग को रटना हो जाएगा ना। ये आर, ये एक्स, और इधर से करंट आई एस, इधर से करंट आई आर। बस नॉर्मल केवीएल केसीएल इक्वेशन, यहाँ पे केवीएल इक्वेशन लगाएंगे, हम लोग को वी एस का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। वी एस इज इक्वल्स टू वी आर प्लस आई आर इंटू आर प्लस जे आई आर इंटू एक्स। बस ये इक्वेशन फेजर में है। फेजर में इसका मतलब इसको देख करके हम लोग फेजर डायग्राम बना सकते हैं। हम यहाँ पे बनाएंगे नहीं फेजर डायग्राम। हाँ, इसका एबीसीडी पैरामीटर्स निकालने के लिए कैसे कर निकालते हैं, तो ये जेड है, ये प्लस माइनस वी एस, ये प्लस माइनस वी आर। इसका डायरेक्टली एबीसीडी पैरामीटर्स हम लोग को पता रहता है, 1Z01। हाँ, एग्जाम में अगर आ जाए तो डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, इसका भी डेरिवेशन होगा। डेरिवेशन कैसे होगा, तो दो इक्वेशन होगा, एक वी एस का और एक आई एस का। यहाँ पे आई एस इज इक्वल्स टू आई आर है, इसी के लिए एक इक्वेशन हम लोग को मिल गया। दूसरा इक्वेशन वी एस का हम लोग यहाँ पे केवीएल से निकाल लेते हैं। फिर हम लोग जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारा, वी एस इज इक्वल्स टू ए वी आर प्लस बी आई आर, और आई एस इज इक्वल्स टू सी वी आर प्लस डी आई आर से कंपेयर करते हैं, और हम लोग यहाँ पे एबीसीडी पैरामीटर्स को निकाल लेते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए प्रूफ करने तो ये हम लोग को प्रूफ करना है, बट तुम लोग को ट्रिक पता है, फाइनल एक्सप्रेशन पता है। इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। सर हाँ बोलो। सर कपास रेगुलेशन डायग्राम वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? वो तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन वाले में ही आता है ना। देखो, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में एक दो और न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसका न्यूमेरिकल्स आता है, इसका डेरिवेशन नहीं पूछेगा। जैसे वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, वी एस माइनस वी आर डिवाइडेड बाई वी आर इंटू 100। वी आर हम लोग को क्वेश्चन में गिवन होगा, वी एस हम लोग को निकालना होगा। वी एस कैसे निकालते हैं, तो रूट अंडर, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या, वी आर कॉस फाई आर प्लस आई आर इंटू आर। इसका हम तुम लोग को एक ट्रिक बताए हैं, क्या है, जहाँ पे आर वहाँ पे कॉस। कहने का मतलब आई आर है और आर है, तो यहाँ पे कॉस फाई आर रहेगा। उसी तरीके से वी आर साइन फाई आर प्लस जे आई आर इंटू एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा एग्जैक्ट बी एस का फॉर्मूला है, बट हम लोग इसको यहाँ पे पुट करेंगे तब हम लोग को एग्जैक्ट वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा, बट अप्रोक्स हम लोग को पता है। अप्रोक्स वोल्टेज रेगुलेशन कैसे होता है, तो वी आर डिवाइडेड बाई आई आर इंटू आर कॉस फाई आर प्लस जे एक्स साइन फाई आर। ऐसे ही था वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला। यस सर। यस सर। क्योंकि हम याद नहीं किए हैं आई कोई आर भी बाई चीज। वी आर होता है ना शायद। बिल्कुल वही बोल रहे हैं, इसी के लिए हम याद कुछ नहीं किए हैं, बस तुम लोग को लॉजिकली यहाँ पे नीचे वी आर है, यहाँ पे नीचे वी आर हो, इस तरीके से तुम लोग याद रख सकते हो। ठीक है, 2 मिनट लगता है डराइव करने में, अगर फेजर डायग्राम हम लोग को पता है तो। ठीक है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में आते हैं। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में हमारा 3 सर्किट डायग्राम बनता है। ये हमारा रिसीविंग एंड सी मेथड है, दूसरा टी नेटवर्क होता है, तीसरा पाई नेटवर्क होता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये लोग का फेजर डायग्राम इंपॉर्टेंट है,
और दूसरा ABCD पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है। ABCD पैरामीटर्स इतना इंपॉर्टेंट है कि वो क्वेश्चन में आता ही आता है उसका डेरिवेशन। तो तुम लोग को ABCD पैरामीटर्स अगर निकालने आ जाए तो ज़्यादा सोचना है नहीं, जो ट्रिक है उससे फाइनल एक्सप्रेशन अपने दिमाग में रेडी रखना। 2 मिनट लगेगा, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन 2/2 उतना टफ नहीं होता है, वो बहुत ईजी होता है। हम लोग फटाफट रफ पेज में 2 मिनट में कर सकते हैं। कैसे होगा? 1z/2 0 1, 1 0 y1 और 1z/2 0 1। यहाँ पे क्या होगा? ये हमारा y/2 है, ये y/2, ये z है। इसका एक्सप्रेशन जो बनेगा 1 0 y/2 1, 1 z 0 1, 1 0 y/2 1। बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग का आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे ये z है, यहाँ पे ये y। 1 z 0 1, 1 0 y 1। इस तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं हम लोग का फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम तो सबको क्लियर है ना? फेजर डायग्राम अगर क्लियर नहीं होगा तो तुम लोग वीडियो को दोबारा देख लेना, बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है फेजर डायग्राम, समझ आ जाएगा तुम लोग को। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का सिंपली हम लोग को क्या याद रखना है? तो ABCD पैरामीटर्स याद रखना है। क्या होता है? साइन H गामा L होता है या कॉस H गामा L होता है? cos h gamma l, कॉस H गामा L ZC साइन H गामा L 1 डिवाइडेड बाई ZC साइन H गामा L, और यहाँ पे कॉस H गामा L। गामा क्या है? तो प्रोपागेशन कांस्टेंट है। L क्या है? तो लेंथ है। ZC क्या है? तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। लास्ट क्लास एक स्टूडेंट का डाउट था कि सर क्या कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस लेंथ पे डिपेंड करेगा? तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस भी लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि लेंथ तो कट जा रहा है ना ऊपर नीचे। लेकिन हम लोग का मेनली जो क्वेश्चन आता है कंपटीशन एग्जाम में वो सर्ज इम्पीडेंस का आता है। तो सर्ज इम्पीडेंस के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स रहता है। 800 किलोमीटर में इतना सर्ज इम्पीडेंस है, तो बताओ 1200 किलोमीटर में कितना होगा? तो जो वैल्यू गिवन होगा उतना ही होगा। ठीक है, बाकी तुम लोग डायग्राम बना लेना। ये R है, ये L है, ये पहले हम लोग कैपेसिटेंस दिखाते हैं, ये कैपेसिटेंस है और ये इंडक्टेंस है। इसी को हम लोग बार बार बना देंगे। बार बार बना करके क्या दिखाना चाहते हैं हम लोग? तो हम लोग दिखाना चाहते हैं कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कैसा होता है। तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। हम लोग इसको लम्प्ड की तरह कंसिडर नहीं कर सकते हैं, बस वो दिखाने के लिए हम लोग बार बार बनाते हैं। अदरवाइज मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में एक जगह हम लोग दिखा दिए। इसका मतलब क्या है? हम लोग उस डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क को कन्वर्ट कर दिए लम्प्ड नेटवर्क में। लम्प्ड नेटवर्क क्या होता है? हम लोग का जो नेटवर्क थ्योरी सब्जेक्ट है वो पूरा सब्जेक्ट ही लम्प्ड नेटवर्क पे है। सारा रेजिस्टेंस को एक जगह दिखा सकते हैं, बट हमारा ट्रांसमिशन लाइन जो होता है वैसा तो है नहीं ना कि तुम लोग ट्रांसमिशन लाइन को देखोगे तो बीच में रेजिस्टेंस लटका हुआ है, बीच में इंडक्टेंस लटका हुआ है, फिर कैपेसिटेंस लटका हुआ है, ऐसा तो नहीं है। वो थ्रू आउट द लाइन डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब वैसा नेटवर्क होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। तो ये था कहानी हम लोग का लास्ट क्लास का। हम लोग बहुत अच्छे से डेरिवेशन देखे हैं तीनों चीज का। आज के क्लास में हम लोग अब थोड़ा सा थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में आगे बढ़ेंगे। आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंसुलेटर क्या होता है। इंसुलेटर क्या होता है वो देखेंगे, सैग एंड टेंशन के बारे में देख लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग होगा टाइम बचेगा तो ट्रांसपोजिशन देखेंगे। अदरवाइज हम लोग एनिमेशन के साइड मूव करेंगे कि कैसे हमारा ट्रांसमिशन लाइन एक सब स्टेशन में कैसे आता है, कैसे जाता है, वो हम लोग देख लेंगे। 2 सब स्टेशन का एनिमेशन देखेंगे, एक 220/132 kV का और एक 132/33 kV का। मतलब यहाँ से 220 से आ रहा होगा कोई लाइन, 220 वाले में गिर मतलब पहुंच रहा होगा, फिर 220 से 132 कन्वर्ट होके 132 से यहाँ पे 132 तक पहुंच रहा होगा, फिर 132 से किधरों 132 जा रहा होगा और 33 में कन्वर्ट कर रहा होगा। वो तुम लोग आज एनिमेशन के वीडियो से देखोगे कि कैसे वहां पे अरेंजमेंट होता है, मतलब एक्चुअल में रिसीव कैसे होता है।
नॉर्मली हम लोग बोल तो देते हैं ना कि सेंडिंग एंड ऐसा हो रहा है, सब स्टेशन ऐसा होता है, बट आज तुम लोग देख पाओगे कि सब स्टेशन में होता क्या है। ठीक है, थियोरेटिकल पार्ट है, हम लोग ट्राई करेंगे थोड़ा सा फास्ट कवर करने का। इंसुलेटर, जहां पे भी वर्ड हम लोग को इंसुलेटर सुनाई देता है, इसका मतलब ही होता है कि करंट से बचना है कि नहीं। मतलब हम लोग किस करंट से बचेंगे, तो हम लोग कोई भी हो, मेन करंट हो या लीकेज करंट हो, हम लोग को उससे बचना है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इंसुलेटर। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं इंसुलेटर आर यूज्ड अगेंस्ट द फ्लो ऑफ लीकेज करंट। ठीक है, मेन डेफिनेशन क्या है इंसुलेटर का। इंसुलेटर क्यों यूज करते हैं, इंसुलेटर यूज करते हैं क्योंकि हम लोग आइसोलेट कर पाए कंडक्टर। कंडक्टर कहाँ पे लटका होता है, टावर में लटका होता है ना, और टावर पूरा मेटल का बना होता है। हम लोग का मेन टारगेट ये होता है कि हम लोग का जो कंडक्टर है और टावर है, वो दोनों के बीच में एक गैप मेंटेन हो, और वो गैप मेंटेन करने का काम कौन करता है, इंसुलेटर करता है। तो इंसुलेटर का डेफिनेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, इंसुलेटर is used to isolate, किसको आइसोलेट, कंडक्टर फ्रॉम, कंडक्टर को किससे करना है, फ्रॉम सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। बोल सकते हैं ये क्या कर रहे हैं, हम लोग आइसोलेट कर रहे हैं। दूसरा डेफिनेशन अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे, इंसुलेटर आर यूज्ड अगेंस्ट, इंसुलेटर आर यूज्ड अगेंस्ट लीकेज करंट। मतलब कोई करंट, मतलब करंट को रोक ही देता है इंसुलेटर। ठीक है, तो ये है हमारा इंसुलेटर। अब इंसुलेटर बहुत चीज से बना होता है, जैसे घर में अगर मान लो एक वायर लेकर के आओ खरीद करके, उसके ऊपर प्लास्टिक लगा हुआ है, वो भी एक तरह का इंसुलेटर है। रबर है, वो भी एक तरह का इंसुलेटर है। नॉर्मल जो इलेक्ट्रिशियन लोग जो शूज पहनते हैं, वो भी एक तरह का इंसुलेटर है। बट हम लोग बात कर रहे हैं पावर सिस्टम में। पावर वर्ड जहाँ पे जुड़ जाता है वहां पे वोल्टेज केवी में चला जाता है, मतलब किलो वोल्ट में। तो यहाँ पे हम लोग रबर यूज करेंगे क्या, तो नहीं। तो क्या यूज करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग स्पेशली यूज करते हैं पोर्सिलीन यूज करेंगे, या फिर थोड़ा सा हाई वोल्टेज में जाएंगे तो ग्लास यूज करेंगे। अब नॉर्मल अगर बहुत कम वोल्टेज है तो हम लोग पॉलीमर्स भी यूज करते हैं। क्या क्या यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल फॉर इंसुलेटर। सबसे पहला पोर्सिलीन। पोर्सिलीन का मतलब तुम लोग देख पा रहे हो, मतलब दिमाग में आ रहा है, ध्यान क्या सर बता रहे हैं। जो भी तुम लोग देखोगे बाहर और ट्रांसमिशन लाइन में देख लो, या फिर घर के बाहर में जहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा है वहां पे देख लो, या फिर कहीं पे भी देख लो, ब्राउन कलर का अगर कुछ भी दिख गया, समझ लेना वो पोर्सिलीन का है। ठीक है, कल देख लेना तुम लोग। पोर्सिलीन से बना होता है। दूसरा ग्लास से। ये ग्लास कैसा दिखता है, तो ये ग्रीन कलर का ग्लास रहता है, मतलब काइंड ऑफ ग्लास ही है, मतलब बस वो ग्रीन रहता है। और तीसरा पॉलीमर। इसका भी एक एनिमेशन तुम लोग को अभी इंसुलेटर का हम दिखा देंगे, सो दैट कि सारा का सारा इंसुलेटर तुम लोग को वहां पे एक साथ में दिख जाएगा। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंसुलेटर। अगर फास्ट होगा तो बता देना, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंसुलेटर, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या, तो पिन टाइप इंसुलेटर। फिर सेकेंड में पढ़ते हैं हम लोग सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। फिर थर्ड में हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेन टाइप या सैकल टाइप, स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर। फोर्थ में हम लोग पढ़ते हैं पोस्ट इंसुलेटर।
इतना हम लोग पढ़ते हैं, बट और भी बहुत सारा इंसुलेटर होता है। एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। कितने लोग देखे हो कितने लोग देखे हो पिन टाइप इंसुलेटर, सस्पेंशन टाइप, स्ट्रेन टाइप, पोस्ट इंसुलेटर? स्ट्रेन देखें, एक पिन भी देखते हैं। देखें। ठीक है, अभी तुम लोग यहाँ पे देख पाओगे कि अच्छा इसको बोलते हैं क्या सस्पेंशन, अच्छा इसको बोलते हैं क्या स्ट्रेन, तुम लोग वो सारा चीज अभी देख पाओगे। ठीक है, पहले हम लोग थियोरेटिकल पार्ट को कवर कर ले रहे हैं फटाफट। कुछ स्ट्रिंग एफिशिएंसी वगैरह हम लोग निकालते हैं, वो सारा चीज हम लोग पहले निकाल ले रहे हैं। उसके बाद लास्ट में हम एक वीडियो प्ले कर देंगे, वो तुम लोग देखोगे, तुम लोग को सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे ये कैसा दिखाई देता है, कहाँ पे उसका यूज है, सारा चीज वहां पे तुम लोग को क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या, पिन टाइप इंसुलेटर। पिन टाइप इंसुलेटर मतलब ये क्या होगा, टावर के सबसे ऊपर में लगा रहेगा और वो पिन टाइप से रहता है। कैसा इसका डिजाइन रहता है, यहाँ पे टावर, ये जो यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ से कंडक्टर जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं पिन टाइप इंसुलेटर। इस तरीके से हमारा ये पिन की तरह दिखाई देता है। क्या चीज? सर ये भी तो ब्राउन कलर का इसमें किया रहता है सर। हाँ तो ब्राउन कलर का तो रहेगा ना, क्योंकि ब्राउन कलर का क्यों रहेगा, क्योंकि पोर्सिलिन रहता है। ये कौन सा, ये ब्राउन कलर का पॉलीमर, ये नॉर्मली व्हाइट टाइप से दिखाई देता है। व्हाइट बोल सकते हैं या ग्रे बोल सकते हैं। ठीक है, ओके सर। पिन टाइप इंसुलेटर, पिन टाइप इंसुलेटर कहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ इसको यूज करते हैं अप टू 33 kV तक हम लोग इसको यूज करते हैं। इससे आगे हम लोग का उस टाइप का तार ही नहीं रहता है कि हम लोग पिन टाइप इंसुलेटर यूज करें। उसके बाद हम लोग सस्पेंशन टाइप और, हाँ बोलो। 11 केवी में यूज होता है ना, ये बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के पर। बिल्कुल, ये डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होता है और ये 11 kV रहता है, बट इसको हम लोग का जो बना होता है ये मैक्सिमम अप टू जा सकता है 33 kV तक। बट हमारा थ्रू आउट द इंडिया ट्रांसमिशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है 11 kV में, इसी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन में पिन टाइप इंसुलेटर को यूज करते हैं। ठीक है, बट इसका जो कैपेसिटी होता है वो अप टू झेल सकता है 33 kV तक। बियॉन्ड 33 क्या होगा, तो ये झेल नहीं सकता है, इकोनॉमिकल नहीं होगा। और इसका जो है हम लोग को इससे अच्छा अच्छा और भी बहुत सारे लोग प्रेजेंट हैं, मतलब सस्पेंसर टाइप प्रेजेंट है, तो हम लोग उसके में चले जाते हैं। तो पेन टाइप को हम लोग सिर्फ 33 kV और ये डिस्ट्रीब्यूशन साइड में यूज होता है। लिख सकते हो अगर पॉइंट लिखना चाहते हो तो यहाँ बियॉन्ड 33 kV it is not economical so suspension type insulator is used for more than 33 kV। अब तुरंत सवाल आएगा कि सर सस्पेंशन टाइप अब कैसा होता है। अब हम लोग फर्दर आगे तुरंत मूव करते हैं सस्पेंशन टाइप में। कुछ नहीं है, देखो इंसुलेटर को बस एक बार रीड करके जाना है, ऐसा नहीं है कि सर बहुत टफ है। देखो थोड़ा धीरे धीरे। फास्ट हो रहा है, देखो हाँ सर, हाँ रनिंग नोट्स बना रहे तो उसमें तो देखो टाइप्स ऑफ इंसुलेटर, टाइप्स ऑफ इंसुलेटर में सबसे पहले तो इंसुलेटर का कुछ प्रॉपर्टी भी होता है ना, वो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटर। और देखो रनिंग नोट्स को दुल्हन की तरह सजाने मत लग जाना। नॉर्मली रनिंग नोट्स को भी लोग ब्लू ब्लैक और रेड और ग्रीन कर देते हैं। रनिंग नोट्स मतलब ब्लू पेन से सर बोलते जा रहे हैं, हम घिसते जा रहे हैं, वो होता है रनिंग नोट्स। ठीक है, इसका हम लोग सर। ध्यान दें। नहीं तो पता चला कि उसमें लिपस्टिक लगा रहे हैं रेड कलर से, फिर हम लोग उसको सजा रहे हैं, काजल लगा रहे हैं ब्लैक कलर से, वो सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटर क्या होता है, इसका क्या होना चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होना चाहिए। हाई
मैकेनिकल, क्योंकि ये खींचा तनाव में रहता है ना, अभी तुम लोग देख पाओगे। हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए। दूसरा, इसमें कोई किसी भी तरह का इम्प्योरिटी नहीं होना चाहिए। इम्प्योरिटी तुम लोग सेमीकंडक्टर जब पढ़े होगे तो सेमीकंडक्टर में हम लोग डोपिंग करते हैं, तब जाकर के उसका जो है इंट्रिंसिक वो पहले रहता है, फिर वो एक्सट्रिंसिक बनने लगता है, मतलब अब वो कंडक्ट करने में ज्यादा मतलब आसानी से हो सकता है। डोपिंग क्या है? तो इम्प्योरिटी है। मतलब क्या समझ आता है कि इम्प्योरिटी ऐड करने से कहीं ना कहीं वो कंडक्ट कर सकता है। इसी के लिए जो इंसुलेटर होता है वो उसमें किसी भी तरह का इम्प्योरिटी नहीं होना चाहिए, फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी। फिर एक होता है, देखो इंसुलेटर में हम लोग बात करते हैं पंक्चर स्ट्रेंथ और फ्लैश ओवर वोल्टेज। एक मिनट। पंक्चर स्ट्रेंथ मतलब वो पंचर हो गया, देखो सिंपल सा है, टायर पंचर हो गया, अब चला पाएंगे क्या टायर को? नहीं चला पाएंगे। दूसरा, फ्लैश ओवर वोल्टेज, फ्लैश ओवर हो गया मतलब ये हमारा इंसुलेटर है, इसके ऊपर से इधर इधर फ्लैश हो गया, तो क्या फ्लैश ओवर होना चाहिए? सर फ्लैश ओवर का मतलब समझ नहीं आया सर। फ्लैश ओवर नहीं कहने भाई, का मतलब ये जो है ये भी तो मेटल का ही होता है ना। इंसुलेटर मतलब सारा चीज पोर्सिलिन का थोड़ी होता है, अंदर में मेटल होता है, वो सिर्फ कनेक्टेड रहता है और कुछ पार्ट इसका पोर्सिलिन रहता है पूरा ब्राउन कलर। तो ये फ्लैश ओवर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ करंट ऐसा जाने लगेगा और कंडक्ट कर जाएगा, इसको हम लोग नाम देंगे फ्लैश ओवर। तो क्या हम लोग ऐसा इंसुलेटर चाहते हैं कि फ्लैश ओवर हो जाए? नहीं सर। नो सर। और क्या हम लोग ऐसा इंसुलेटर चाहते हैं कि वो पंचर हो जाए, मतलब पंचर उसका स्ट्रेंथ जो है वो तुरंत, मतलब पंचर स्ट्रेंथ मतलब उसको जो है चीरता हुआ अंदर चला जाए करंट, वो भी हम लोग नहीं चाहेंगे। नहीं सर। इसी के पंचर स्ट्रेंथ और फ्लैश ओवर वोल्टेज दोनों हाई चाहिए या दोनों लो चाहिए? हाई चाहिए। दोनों का वैल्यू हाई चाहिए, बस वही हम लोग लिखेंगे, हाई रेशियो ऑफ पंचर स्ट्रेंथ एंड फ्लैश ओवर वोल्टेज। ठीक है। सर एक डाउट है। अब हाँ बोलो। सर इंसुलेटर और इंसुलेशन और लेमिनेशन में कंपैरिजन बताइए, कैसे डिफरेंट है या कुछ हद तक सेम है? लेमिनेशन देखो, लेमिनेशन बहुत थीन होता है, 0.5 mm होता है, क्योंकि वो एक तरह का कंडक्टर का एडी करंट को रोकने के लिए, हम लोग बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को रोकने के लिए लेमिनेशन बनाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये एक बॉक्स है और इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो तुम एक थीन शीट ऑफ पेपर बोलो या फिर थीन शीट ऑफ ग्लास से तुम इसको सिंपली यहाँ यहाँ भर दो, पूरा पैक कर दो, और अगर बीच में कोई एक ग्लास हटा देते हैं तो सिंपली वही दोनों इफेक्ट पड़ेगा। और इसका थिकनेस कितना होता है? 0.5 mm लेमिनेशन का। क्यों? क्योंकि वो लेमिनेशन जो है वो उसका असली साइज में, एक्चुअल साइज में इफेक्ट नहीं करना चाहिए। लेमिनेशन कहाँ पे करते हैं? तो ट्रांसफार्मर में करते हैं, मशीन में करते हैं। तो उसको हम लोग पहले कट करते हैं थिन शीट में, फिर हम लोग उसको फिर से जोड़ते हैं। अगर लेमिनेशन एक इंसुलेटर का रूप ले लेगा तो फिर उसको वो मशीन नहीं रह जाएगा। लेमिनेशन का मतलब क्या है? एक्चुअल मशीन ही रहे, बस उसमें एडी करंट का कुछ ब्लॉकेज हो जाए। समझ पा रहे हो ना? उसको हम लोग लेमिनेशन सर बोलेंगे। वो सर जो स्पेस हाँ बोलो। जो स्पेस दोनों के बीच बच रहा है सर, क्या उसमें कुछ मटेरियल भी भरा जाता है या बस ऐसे ही काट के रख दिए? अरे लेमिनेशन मतलब क्या होता है? सिलिकॉन स्टील हम लोग लगाते हैं ना। सर तो लेमिनेशन सिलिकॉन स्टील, सर सिलिकॉन कुछ मतलब कंडक्टिविटी भी सिलिकॉन, कर सकता है ना? ऑब्वियस सा बात है कंडक्टिविटी करेगा, लेकिन एडी करंट आता तो वो बहुत ज्यादा, देखो एडी करंट क्या होता है, अगर ये हम लोग नहीं कट करते इसको तो ये सर्कुलेटिंग करंट ऐसा घूमते रहता, बट इसको हम लोग कट कर दिए तो अब ये स्मॉल एरिया को हिट करेगा, तो बड़ा रूप नहीं ले पाएगा।
सिंपल सा बात है, छोटा छोटा आग से समझ सकते हो, ठीक है। एक मार्केट है, यहाँ पे आग जल गया, यहाँ पे आग जल गया, यहाँ पे आग जल गया, यहाँ पे हम लोग उस आग को बुझा सकते हैं। बट अगर ये थ्रू आउट द पूरा सिस्टम में आग जल गया तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। बस उसी को हम लोग को कंट्रोल करने के लिए लैमिनेशन करते हैं मशीन में, ठीक है। यस सर। वो भी एक तरह का इंसुलेशन ही है, बट हम लोग उसको इंसुलेटर नहीं बोलेंगे। वो सिर्फ एडी करेंट को हटाने के लिए है, मतलब मिनिमाइज करने के लिए। पूरा तो हटा नहीं सकते हम लोग किसी भी चीज को, ठीक है। सर दो लेमिनेशन के बीच में इंसुलेशन होता है क्या? हाँ बिल्कुल, इंसुलेशन ही तो होगा। मतलब इंसुलेशन मतलब वहां पे हम लोग पोर्सिलिन नहीं लगाएंगे। इंसुलेशन मतलब हम लोग वहां पे जैसे उसको पॉलिश करते हैं ना, या एक तरह का तुम लोग समझ सकते हो कि प्लास्टिक डाल देंगे, मतलब इस टाइप से, जिसको हम लोग सिलिकॉन नाम देते हैं। सो दैट कि ज्यादा हम लोग सिलिकॉन यूज करेंगे, जैसे तुम लोग देखे होगे ट्रांसफार्मर में हम लोग का 3 to 4% ही सिलिकॉन यूज कर सकते हैं, मिक्सचर होता है वहां। उससे ज्यादा करेंगे तो मशीन टूट सकता है, ट्रांसफार्मर टूट सकता है। तो एक लिमिट होता है, क्योंकि हम लोग उसको जोड़ना भी तो है। अगर हम लोग बीच में ग्लास यूज कर देंगे तो फिर तो वो समय के साथ वो खराब हो जाएगा ना, तो फिर तो वो टूट जाएगा मशीन। इसी के लिए हम लोग का मेन काम जो है वो भी होना चाहिए। सर ठीक है, लेमिनेशन का हम लोग ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं। लेमिनेशन हम लोग हर जगह यूज करते हैं जहां पे भी तुमको बड़ा सा चीज दिखाई दे रहा है। मतलब ट्रांसफार्मर में, फिर हमारा मोटर में, फिर हमारा अल्टरनेटर में। कोई भी सॉलिड चीज अगर बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, तुम नोटिस करोगे उसको हम लोग कट करके वहां पे फिट किए हुए हैं, ठीक है। मोटर में हो, जनरेटर में हो, ट्रांसफार्मर में हो, हम लोग उसको थिन सीट में कट करते हैं, पहले लेमिनेट करते हैं, फिर हम लोग उसको जोड़ देते हैं, फिर हम लोग उसको मशीन को रेडी करते हैं। पूरा सॉलिड को हम लोग यूज नहीं करेंगे या नहीं करते हैं, ठीक है। आई थिंक तुम लोग का ये डाउट हो गया क्लियर। आगे बढ़े। लास्ट पेज थोड़ा सा जाइएगा सर। ओके सर। ठीक है, देखो थ्योरी चीज है, ज्यादा इसमें समझना हम लोग को है नहीं। अगर कोई रनिंग नोट्स बना रहे हो फटाफट लिखते जाओ, अगर डाउट हो रहा है पूछ लिया करो जिस तरह से तुम लोग पूछ रहे हो, ठीक है। हाँ, जब हम लोग सस्पेंशन टाइम पढ़ेंगे उस टाइम में कोई मत बोलना सर पेन टाइप ऐसा क्यों। थोड़ा सा फोकस होकर के करेंगे हम लोग, ठीक है। सेकेंड नंबर पे हम लोग सेकेंड में क्या है, तो सस्पेंशन टाइप। अब ये सस्पेंशन है। सस्पेंशन वर्ड सुने हो, गाड़ी में, बस में, ट्रक में सस्पेंशन लगा होता है, पत्ती लगा होता है। मतलब जैसे ट्रक वगैरह में देखोगे तो नीचे ऐसा रहता है, इसी को बोला जाता है सस्पेंशन, सोकर। बस वही चीज है हमारा इंसुलेटर। बहुत सारा इंसुलेटर का पत्ती एक साथ में लगता है, और ये वर्टिकली माउंटेड रहता है ऊपर से, और यहाँ से कंडक्टर फ्लो होता है इस तरीके से। समझ पा रहे हो? ये जो है हमारा, यहाँ से कंडक्टर जाता है, ये वर्टिकली प्लेस्ड होता है। ये क्या है, तो ये इंसुलेटर है। कितने लोग देखे हैं इस टाइप का फिगर? यस सर। टावर में यही और लास्ट में देखो, मैं यही सब लगा हुआ है। हाँ अभी हम लोग देखेंगे, उसका एनिमेशन भी है तुम लोग का। देखो पिन टाइप इंसुलेटर में हम लोग क्या बोले, 33 kV से ऊपर जाएंगे तो हम लोग सस्पेंशन टाइप में चले जाएंगे। तो सस्पेंशन टाइप का बेसिक डेफिनेशन क्या बनता है, इट इज यूज्ड अबव, बोलो, यूज्ड फॉर वोल्टेज मोर देन 30। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, एक डिस्क कनेक्ट है, दूसरा डिस्क, तीसरा डिस्क, मतलब बहुत सारा डिस्क सीरीज में कनेक्टेड है कि नहीं। तो Yes, दूसरा पॉइंट, नंबर ऑफ डिस्क कनेक्टेड इन सीरीज। तीसरा पॉइंट दिख रहा है, ये वर्टिकली माउंटेड है, दे आर। सर एक सस्पेंशन टावर भी होता है ना?
सस्पेंशन टावर, ऐसा तो यस नहीं, सर, मतलब दो Yes, टाइप का sir, टावर होता है, होता है ना, sir. एक टेंशन टावर, एक सस्पेंशन टावर। Yes, sir. अब पता नहीं, हम तो उतना डिटेल में थ्योरी वगैरह से हम दूर ही रहते हैं। होता होगा, ज्यादा होगा तो हम स्टडी करेंगे, उसके बाद फिर हम बता पाएंगे, क्योंकि थ्योरी से हम बहुत दूर रहते हैं। बारे में बता दीजिएगा ना एक दिन कभी कि कितने ठीक है, टाइप का होता है, कैसा होता है। टावर ना, टाइप्स ऑफ टावर हम लिख लेते हैं कॉपी में। यस सर। टाइप्स ऑफ टावर, ठीक है, इसको हम कवर कर लेंगे किसी दिन, ठीक है। सर सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर और डिस्क टाइप सेम ही होता है क्या? हाँ, डिस्क इसी में ना लगा हुआ है। अब देखो, सस्पेंशन कैसा लगा हुआ है, वर्टिकल लगा हुआ है, लेकिन टावर में Yes, तुम लोग देखे होंगे, टावर में तुम लोग देखे होंगे कि ये टावर का ऐसा यहाँ पे सपोर्ट है, एंड हो गया सपोर्ट ऐसा, इस तरीके से जो भी इधर कनेक्शन था, और ऐसा भी करके एक रहेगा, yes, और फिर sir. यहाँ से एक नीचे ऐसा आएगा, और ये वायर ऐसा जा करके उधर से कनेक्ट हो जाता है, इस टाइप से फिर आगे जाता है। इसको हम लोग यस नाम सर, देते हैं सस्पेंशन टाइप, इसको हम लोग नाम देते हैं सस्पेंशन टाइप, इसको हम लोग नाम देते हैं साइकिल टाइप। दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है? ये क्या है, तो ये डेड एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या है, तो ये वर्टिकली माउंट है। दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा क्या है? बोले सर, ये जो हॉरिजॉन्टल वाला को? इसको हम लोग, इसके बाद जस्ट आएगा साइकिल टाइप, ठीक है। तो पहले हम लोग Yes, sir. सस्पेंशन टाइप पे रह लेते हैं। सस्पेंशन टाइप में तुम लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे, नीचे से पावर कंडक्टर जा रहा है और बहुत सारा प्लेट लगा हुआ है, बहुत सारा प्लेट लगा हुआ है। इसका अगर थोड़ा सा हम अच्छे से बनाए, अगर एक डिस्क, दूसरा डिस्क, तीसरा डिस्क, चौथा डिस्क, पांचवा डिस्क, ठीक है, इतना बनाते हैं। और नीचे अब यहाँ पे पावर कंडक्टर जा रहा होगा, ये क्या है, तो ये पावर कंडक्टर है। कितना डिस्क लगा हुआ है इसमें, 1 2 3 4 5, 5 डिस्क लगा हुआ। एक डिस्क का जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो 11 kV होता है, ध्यान रहेगा इस बात का। एक डिस्क का वैल्यू 11 kV रहता है, मतलब इसका 11 kV, इसका 11 kV, इसका 11 kV, 11 kV, 11 kV। सिर्फ हम लोग डिस्क काउंट करके हम लोग बता सकते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन रफली कितना वोल्टेज जा रहा है। हम लोग थोड़ा सेफ्टी फैक्टर लेते हैं, इसीलिए एक आध डिस्क हो सकता है ज्यादा भी रहे, कम नहीं रह सकता है। लेकिन तो अगर इसको काउंट सर, करें तो 1 2 3 4 5 66 55, केवी वाले में 66 केवी वाले में 5 ही डिस्क रहता है। 5 रहता है क्या? ऐसा नहीं होगा, 5 से ज्यादा, 6 यस सर, 6 से यस ज्यादा सर, होगा। नहीं सर, 5 सिर्फ से 5 ही ज्यादा रहते रहता हैं, हम है। लोग काउंट किए। अच्छा देखो, वो हमारा पार्ट नहीं है, वो क्या रहता है क्या नहीं रहता वो इंजीनियर लोग जानते हैं उसको, बट हम लोग जो थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं कि एक डिस्क ब्लॉक करता है 11 kV को। अगर 66 kV का लाइन है, मतलब आइडियली उसमें 6 तो चाहिए ही होगा, बट 6 से ज्यादा भी रहता है। ये हम लोग थियोरेटिकली पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि उसका कैलकुलेशन है, बहुत सारा चीज है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो आता है, ठीक है। इसी में हम लोग क्या 6 से 8 तक चाहिए शायद उसमें, ये 6 डिस्क लगा। बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है, अगर हम लोग को यहाँ पे कोई एक डिस्क खराब होता है तो हम लोग को इसको पूरा रिप्लेस करना पड़ेगा, है कि नहीं? मतलब Yes, हम लोग sir. को ही बदलना पड़ेगा। दूसरा चीज और क्योंकि क्या, हम लोग सीरीज में है इसलिए। बिल्कुल सीरीज में है इसी के लिए। और यहाँ पे एक पॉइंट और लिख दो, एक डिस्क का ब्लॉकेज कितना है? 11 kV। 11 kV। यहाँ पे लिख लेंगे ईच डिस्क। सर ये जो आप बता रहे हैं ना सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, सर इसको ना देखे हुए जब गए थे ना ट्रेनिंग करने, तब ये ट्रांसफार्मर के बाद लगा हुआ था और ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के पहले था। नहीं नहीं, ये हम लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं पावर सिस्टम। पावर सिस्टम मतलब रोड वगैरह में तुम लोग जा रहे होगे कहीं पे, तो बड़ा बड़ा टावर में तुम लोग देखोगे कि 3 वायर जो है जा रहा होगा, और उसमें जो लटका होगा वहां पे बात कर रहे हैं। बाकी बाकी जो हम लोग सब स्टेशन वगैरह में देखते हैं वो तो है ही,
बट हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं पावर सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो जो तुम देखे हो वो नहीं है वैसा, लेकिन हम लोग यहाँ पे पावर सिस्टम का इमेजिन करेंगे, बड़ा बड़ा टावर इमेजिन करेंगे, ठीक है। सब स्टेशन से थोड़ा सा बाहर आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। इच ओके डिस्क सर। डिजाइन फॉर 11 kV, मतलब 11 kV को वो रोकेगा। इसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि कितना नंबर ऑफ डिस्क लगाना है, कितना वोल्टेज है, उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि नंबर ऑफ डिस्क कितना होगा। अब देखो, ये जो टावर होता है ये क्या है, ये टावर से बहुत नजदीक होता है, ऐसा तो है नहीं कि टावर से बहुत दूर है। और यहाँ पे भी वोल्टेज, और यहाँ पे भी वोल्टेज, यहाँ पे भी वोल्टेज, यहाँ पे भी, मतलब ये जीरो है, जो भी है जीरो पोटेंशियल पे तो है ना आखिर। तो हम लोग यहाँ पे एक कैपेसिटर का फॉर्मेशन होता है इस तरीके से, इसको हम लोग नाम देते हैं स्ट्रे कैपेसिटेंस। और ये दोनों के बीच में भी एक कैपेसिटर इधर फॉर्मेशन होता है। इसी से हम लोग कैलकुलेट करते हैं स्ट्रिंग एफिशिएंसी, फिर हम लोग एफिशिएंसी को बढ़ा कैसे सकते हैं, वो सारा मेथड हम लोग देखते हैं। नॉर्मली क्या, आइडियली क्या सोचा जाए, एक डिस्क 11 kV, मतलब ये 11 ब्लॉक कर रहा है, ये भी 11, ये भी 11, ये भी 11। तो जब बट ब्लॉक हो जा रहा है एक्चुअल करंट तो कैसे कैपेसिटेंस घूम रहा है, वहाँ चार्ज आएगा तब ना। मतलब देखो, अगर ये मान लो 66 kV का लाइन है, तो ये 11 kV को ब्लॉक किया, मतलब यहाँ तक वोल्टेज कितना 55 kV तो आ रहा होगा ना, तब तो और 11 kV 44, तो वोल्टेज डिफरेंस तो बन ही रहा है ना। तो वोल्टेज डिफरेंस जहाँ पे होता है वहां पे तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह वो बिहेव करेगा, और वहां पे कैपेसिटर का फॉर्मेशन तो हो ही जाएगा ना। और ये टावर से कैसे टावर से तो वोल्टेज देखो वो डिफरेंस। स्ट्रे कैपेसिटेंस, हाँ नहीं, टावर से वो जैसे ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटर का जो फॉर्मेशन होता है वो लीकेज करंट हम लोग मान करके चलते हैं कि ऐसा चला जाएगा, हालांकि वो वैल्यू बहुत कम होता है, लेकिन हम लोग मान करके चलते हैं एक रास्ता उसको मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है यहाँ पे कैपेसिटर लटका हुआ है, वो हम लोग एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ एक कैपेसिटर आएगा, वहां पे फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सर आइडियली तो हम लोग सोचे तो 11 11 11 हम लोग को दिखाई देता है, बट क्या ये रियल में 11 11 होता है? तो नहीं, एक्चुअल में क्या होता है, जो पावर कंडक्टर के सबसे पास में होता है वो सबसे ज्यादा वोल्टेज को ब्लॉक करता है। उसके बाद जैसे जैसे ऊपर हम लोग चले जाते हैं वोल्टेज का वैल्यू कम होता चला जाता है। अगर ये आइडियली 11 11 रहे तब तो हम लोग को स्ट्रिंग एफिशिएंसी जो है वो 100% मिलेगा। कैसे 100% मिलेगा? तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला? एक्चुअली देखो तुम लोग के सिलेबस में ये इंसुलेटर टॉपिक लिखा हुआ नहीं है, तो हम ये श्योर नहीं है कि इससे सवाल आएगा कि नहीं, क्योंकि देना चाहिए बट ठीक है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है टोटल वोल्टेज कितना है इस स्ट्रिंग में, मतलब स्ट्रिंग का टोटल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज ऑफ स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय कितना नंबर ऑफ डिस्क है n इनटू जो सबसे लोवेस्ट में है वो कितना वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा है या उसका क्या रेटिंग है वो हम लोग लिखेंगे, n इनटू वोल्टेज ऑफ डिस्क नियरेस्ट टू पावर कंडक्टर। अब देखो, अगर ये आइडियली हम लोग सबको 11 11 11 मान लेंगे तो ये तो हम लोग को एफिशिएंसी क्या मिल जाएगा, 11 11 11 कितना है 5 है, तो 5 इंटू 11, या फिर इसको ऐसे लिख लो 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11, 5 11 हो गया। नीचे नंबर ऑफ कितना है 5 है, सबसे नीचे वाला का कितना है 11 है, दोनों का वैल्यू 1 आ गया, 1 का मतलब ही होता है 100%, तो एफिशिएंसी हम लोग को 100% मिलेगा। बट अच्छा यहाँ पे n क्या है ये तो सबको समझ में आ गया, नंबर ऑफ डिस्क कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। अगर ये हम लोग का कैसा टाइप है, तो ये इक्वल वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जो कि आइडियली हम लोग का होता है, बट प्रैक्टिकली जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वोल्टेज का वैल्यू कम होता चला जाता है। कहने का मतलब क्या है, इस तरीके से
देखो यहाँ पे कंडक्टर है, ये हमारा 11 kV को ब्लॉक करेगा, ये हमारा 10 kV को, ये हमारा 9 kV, 8 kV और ये हमारा 7 kV मान लो। जब हम लोग इसमें परसेंटेज ऑफ स्ट्रिंग एफिशिएंसी निकालेंगे, यानी मतलब परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 11, ऐसे ही होगा। यस सर। कितना इसका वैल्यू हो जाएगा? 20 और 10 30, 38, 38 और 7 55 5, 45 बाई 55। फटाफट देख लेते हैं 45 बाई 55 का वैल्यू कितना आ रहा है। 45 बाई 55 0.8181। इसका मतलब क्या है, कितना परसेंटेज हो जाएगा? 81.81%। बस ये जो वैल्यू है हमारा टारगेट होता है इसी वैल्यू को बढ़ाना, उसी को हम लोग नाम देते हैं क्या? नॉन यूनिफॉर्म में क्या आया? तो नॉन यूनिफॉर्म में क्यों ऐसा आया? क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर के चलते कुछ करंट उधर चला जाएगा, तुम लोग देख पाओगे उसका न्यूमेरिकल्स टाइप का अभी, तो उससे हम लोग का वोल्टेज कम होता चला गया। अब हम लोग का क्या टारगेट बन गया? हम लोग का टारगेट बन गया कि इस एफिशिएंसी या स्ट्रिंग एफिशिएंसी को कैसे इंप्रूव करा जाए, वही हमारा टारगेट है। एक पॉइंट यहाँ पे तुम लोग ये लिखोगे, स्ट्रिंग एफिशिएंसी is not 100% because, क्यों ऐसा हो रहा है? वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन इज चलो मेरा आवाज आ रहा है। देखो स्ट्रिंग एफिशिएंसी इज नॉट 100% बिकॉज वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म या फिर नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। क्यों नॉन यूनिफॉर्म? ड्यू टू स्ट्रे कैपेसिटेंस। देखो हम लोग जब भी पावर सिस्टम में बात करेंगे तुम लोग को कभी भी ऐसा नहीं दिखाई देगा टर वर्ड, कैपेसिटर, इंडक्टर, रजिस्टर, ये सब वर्ड दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि ये सब रियल में एग्जिस्ट करते नहीं, इनका प्रॉपर्टी आता है, इसी के लिए हम लोग हमेशा कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस ये सब बात करते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे हमारा क्या टारगेट बन गया? हमारा टारगेट बन गया मेथड्स टू इम्प्रूव स्ट्रिंग एफिशिएंसी, क्योंकि वो तो कम आ रहा था ना, 100% नहीं आ रहा था। अब 100% नहीं आ रहा है तो हम लोग तो चाहेंगे ना उसका वैल्यू कैसे बढ़ा जाए। तो देखो कैसे बढ़ेगा। सबसे पहला मेथड कि जो टावर से जो दूरी है, सस्पेंशन टाइप वाला जो इंसुलेटर है उसका, उसके बीच का लेंथ को बढ़ा देना। कैसे? तो बाय यूजिंग, मतलब पहले देखो पहले टावर से यहाँ पे यूज कर रहे थे हम लोग, तो अब हम लोग टावर को बढ़ा करके थोड़ा सा और दूर ऐसे मतलब ले जाएंगे, सो दैट कि कैपेसिटर डिस्टेंस बढ़ेगा तो कैपेसिटर का वैल्यू कम होता है ना। C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन A बाई डी होता है। डी बढ़ गया तो C कम होगा ना। यस सर। इसी के लिए हम लोग इस टावर का मतलब टावर से उसका आर्म का लेंथ को बढ़ा देंगे, तो फिर हम लोग स्ट्रिंग एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि C का वैल्यू जितना कम आएगा उतना ही यूनिफॉर्म, क्योंकि आ किसके चलते रहा है, ये नॉन यूनिफॉर्मिटी जो है वो स्ट्रे कैपेसिटेंस के चलते ही आ रहा है ना। अगर इसको हम लोग कम कर देंगे तो नॉन यूनिफॉर्म भी कम हो जाएगा, मतलब यूनिफॉर्म होने लगेगा धीरे धीरे, और यूनिफॉर्म होगा तो ये तो 100% होगा ना। यहाँ पे देखो यूनिफॉर्म था इसी के लिए 100% था। इसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, बाय यूजिंग, बोलो, लॉन्गर क्रॉस आर्म लेंथ। समझ पा रहे हो? लेंथ बढ़ा देंगे हम लोग, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या करेंगे,
तो दूसरा हम लोग करेंगे बाय ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर। सर लेंथ बढ़ाना मतलब सर दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ा देंगे। हाँ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग पहले यहाँ से यहाँ तक था d, अब इसका नया नाम d डैश कर देंगे। लेकिन इससे दिक्कत क्या है, तो इससे दिक्कत है ये जो लोहा यहाँ पे लग रहा है उसका तो कॉस्ट हम लोग को लग जाएगा ना, यस सर। मतलब वो तो कॉस्ट करेगा ना हम लोग का जो आयरन है वो, तो इसी के लिए हम लोग इस मेथड को नॉर्मली प्रीफर नहीं करते हैं। बाय ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर। अब इंसुलेटर ग्रेडिंग कहने का मतलब क्या है, इंसुलेटर मतलब हम लोग कैपेसिटेंस को ही घटाना है ना हम लोग को, इसी को हम लोग नाम देते हैं कैपेसिटेंस ग्रेडिंग। ये क्या होता है अभी हम लोग जस्ट देखने वाले हैं। एक ये हो गया मेथड। तीसरा मेथड क्या है, तो स्टैटिक सील्डिंग, जो कि बहुत फेमस है और यही किया जाता है। स्टैटिक सील्डिंग तुम लोग देखते हो ना, कंडक्टर जहां पे भी टावर रहता है वहां पे एक बड़ा सा ऐसा रिंग टाइप से बना रहता है। कितने लोग नोटिस किए हो इस चीज को? इसी को हम लोग नाम देते हैं क्या, सर नहीं था। यूजिंग गार्ड रिंग। यस सर, इस टाइप का नहीं दिखे हुए इंसुलेटर के ऊपर या नीचे कहीं भी। दिख जाएगा, मतलब जब हम शो करेंगे तुम लोग को उस टाइम पे तुम लोग देख पाओगे। सब जगह नहीं रहता है, जहां पे ये प्रॉब्लम होगा वहीं पे तो रहेगा ना। प्रॉब्लम ही नहीं है, हम लोग बुखार का तबीयत खा मतलब बुखार आया ही नहीं है, पैरासीटामोल खाने लगेंगे क्या? बुखार आएगा तब तो खाएंगे। सर ये तो कोरोना के लिए होता है। हाँ, तो हम कहाँ बोल रहे कोरोना के लिए नहीं होता है। तुम लोग बहुत मतलब अचानक बहुत दिमाग लगा देते हो। सर आपका आवाज इको कर रहा है। हाँ, कोई माइक ऑन मतलब तुम लोग का रहता है तो किसी किसी का माइक ऑन रहने से इको हो जाता है। चलो, तो पहला मेथड सबको समझ है, मतलब सबको क्लियर है। लॉन्ग क्रॉस आर्म का लेंथ कर देने से क्यों हम लोग का कैपेसिटर का वैल्यू घट जा रहा है, उसको समझाने का जरूरत नहीं है। यस सर। चलो हम लोग डायरेक्टली सेकेंड पे जाते हैं। सेकेंड में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो कैपेसिटेंस का ग्रेडिंग। कैपेसिटेंस का ग्रेडिंग ये क्या है, तो हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वोल्टेज कि नहीं, हमारा डिस्क जो है ऐसा डिस्क को वहां पे लगाएंगे कि जहां पे ज्यादा वोल्टेज, कहीं पे कम वोल्टेज, कहीं पे ज्यादा वोल्टेज, कहीं पे कम वोल्टेज, और फाइनली जो वैल्यू मिलेगा वो सेम मिलेगा। उसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस ग्रेडिंग, जो कि बहुत टफ टास्क है, क्योंकि हम लोग को तो नॉर्मल एक ट्रक में आएगा वो पोर्सिलीन, और वो जो है हम लोग उसको जो है कनेक्ट कर देंगे। 10 लगाने बोला जाएगा 10 लगाएंगे, 20 लगाने बोला जाएगा 20 लगाएंगे। हम लोग वहां पे बैठ के सेलेक्ट करेंगे क्या? उतना टाइम है क्या हमारे पास? वो तो कर नहीं सकते हैं। इसी के लिए हम लोग कैपेसिटेंस ग्रेडिंग मेथड को भी हम लोग नॉर्मल लाइफ में प्रेफर नहीं करते। बट ये होता क्या है वो तो हम लोग को जानना है ना। होता क्या है वो देख लो। ये टावर है, ठीक है, ये ग्राउंड है और ये टावर है। यहां से कैपेसिटर 1 2 3 तीन ही कैपेसिटर रखते हैं, अदरवाइज ग्राउंड टच कर जाएगा हमारा कंडक्टर। फिर यहाँ पे इधर साइड स्ट्रे कैपेसिटर 1 2। अब देखो यहाँ पे हम लोग का क्या है, तो हम लोग इनडायरेक्टली यहाँ पे कुछ करंट ही जा रहा होगा। मतलब हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं कि कितना करंट, इधर कुछ करंट जा रहा होगा तब तो ड्रॉप हो रहा होगा ना। देखो सारा चीज इमेजिनेशन का खेल है, ठीक है, मत सोच लेना कि करंट जा रहा है, क्योंकि हम लोग इंसुलेटर का बात कर रहे हैं। बट एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि इधर कुछ करंट जा रहा होगा, इधर कुछ करंट जा रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे करंट जा रहा है। मान लो कि यहाँ पे 20 एम्पियर करंट जा रहा है, इधर चला गया 5 एम्पियर, कितना बच गया? 15 एम्पियर, मतलब 15 एम्पियर इधर जा रहा है, इधर फिर से चला गया 5 एम्पियर, ऊपर कितना जा रहा है? 10 10। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे वैसा इंसुलेटर को सिलेक्ट करेंगे जिसका वैल्यू
10 एम्पियर वहां पे आए, 15 एम्पियर यहाँ पे आए, 20 एम्पियर यहाँ पे आए। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है, कैपेसिटी मतलब वो डिस्क लगा हुआ है और कैपेसिटर है, तो V इज इक्वल्स टू आई इंटू जे एक्स सी, ऐसे ही होगा, या फिर जे को हटाओ ना, आई इंटू एक्स सी हो जाएगा। अगर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर हम लोग को निकालना है और इसमें करंट जा रहा है तो वोल्टेज कैसे फाइंड होगा? अरे ओम्स लो भूल गए क्या? V इज इक्वल्स टू आई इंटू जेड होता है। तो यहाँ पे सिर्फ कैपेसिटर है, कैपेसिटर है तो यहाँ पे XC हो गया। अगर रजिस्टर होता तो यहाँ पे R होता, अगर इंडक्टर होता तो यहाँ पे XL होता। तो यहाँ पे कैपेसिटर है, इसी के लिए XC। अब हम लोग यहाँ से I का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, या फिर इसको और फर्दर हम लोग I बाई XC का क्या लिख सकते हैं, 1 बाई ओमेगा C। देख पा रहे हो? अगर हम लोग यहाँ पे कैपेसिटेंस चेंज करेंगे, करंट भी चेंज होगा, तो वोल्टेज हम लोग को कांस्टेंट मिलेगा। देख पा रहे हो? मतलब हम लोग यहाँ पे उस तरह का कैपेसिटर सेलेक्ट कर, मतलब उस तरह का पोर्सिलिन या फिर जो हमारा इंसुलेटर है वो सिलेक्ट करेंगे कि हम लोग को वोल्टेज कांस्टेंट मिले। इसी मेथड को बोला जाता है कैपेसिटेंस ग्रेडिंग। कैसे होगा? तो वोल्टेज इज इक्वल्स टू 20, यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे हम लोग एक मिनट रुक जाइए, ओमेगा सी है तो आई का वैल्यू 20 हो गया, ओमेगा सी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे ले लेंगे कितना वोल्टेज यहाँ पे ले आए, 2 वोल्ट 2 वोल्ट और 2 वोल्ट, सब जगह 2 वोल्ट 2 वोल्ट हम लोग शो करना चाहते हैं। तो कितना में आ जाएगा यहाँ पे 2 वोल्ट 10। ये हो गया फर्स्ट के लिए। सेकेंड के लिए कितना हो जाएगा, वोल्टेज यहाँ पे करंट कितना है 15 डिवाइडेड बाई कितना हम लोग यहाँ पे लेंगे तो वोल्टेज 2 वोल्ट आएगा 7.5। 7.5। ये जो 10 आ रहा है और ये जो 7.5 आ रहा है, ये कहीं ना कहीं ओमेगा सी का वैल्यू है ना। यस सर, यस सर। हम लोग को ऐसा यहाँ पे कैपेसिटेंस का वैल्यू सिलेक्ट करना है। कैपेसिटेंस का वैल्यू सिलेक्ट करने का मतलब ये है कि हम लोग को वैसा इंसुलेटर सिलेक्ट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कैपेसिटर हम लोग वहां लगा रहे हैं, 2 अलग अलग इंसुलेटर लगाएंगे तो वहां पे उसका वैल्यू 10 आना चाहिए, वहां पे उसका वैल्यू 7.5 आना चाहिए। फर्दर और एक केस में ऊपर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 एम्पियर है, 10 डिवाइडेड बाई कितने में 2 आएगा तो 5। ये हमारा सेकेंड है, ये हमारा थर्ड है। बस इसी मेथड को बोला जाता है कैपेसिटेंस ग्रेडिंग। मतलब हम लोग यहाँ पे ग्रेड कर दिए कि हाँ नहीं ऐसे यूज करना है, जो कि बहुत टफ है। इस मेथड को हम लोग नॉर्मली यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज हम लोग को एक टूल बनाना पड़ता है। हाँ बोलो। 10 जो आया 7.5 है, इसको क्या बोलेंगे सर? मतलब 10 से डिवाइड कर रहे हैं फिर 7.5 से, तो क्या बोलेंगे उसको? ये हम लोग का XC वैल्यू आ रहा है। मतलब देखो सिंपल सा बात है, सबसे पहला तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा नहीं सर। XC के लिए सर V बाई आई ना होना चाहिए, तो V नहीं, हम लोग ऊपर I ले रहे हैं, करंट ले रहे हैं ना, 15 एम्पियर करंट है। क्या चीज बोल रहे हो तुम? सर आप बोल रहे हैं कि XC ले रहे हैं, XC का वैल्यू वो निकल रहा है, तो XC के लिए सर V बाई आई मतलब वोल्टेज ना ऊपर रहना चाहिए था। आप ऊपर करंट ले लेके निकाल रहे हैं तो शायद वो कुछ और निकलेगा। तुम क्या बोल रहे हो पहले बताओ, हम थोड़ा सा तुम्हारा डाउट हम नहीं समझ पा रहे हैं। सर बस इतना बोल रहे हैं ना कि जो जैसे 20 एम्पियर करंट लिया या 15 एम्पियर, तो उसको बोले कि कितना से डिवाइड करें कि वोल्टेज मिल जाए, तो सर वो 10 से किए, फिर नीचे 7.5 से किए, तो एक्चुअली है क्या 10 या 7 को बोलेंगे क्या? ये XC का वैल्यू है। XC कहने का मतलब 1/10, XC कहने का मतलब 1/7.5, XC कहने का मतलब 1/5। XC आ कहाँ से रहा है? XC का मतलब है कि ये जो है काइंड ऑफ इम्पीडेंस ऑफर कर रहा है उस करंट को, जो कि कैपेसिटेंस के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ओमेगा सी है ना। ओमेगा तो फिक्स रहेगा 2πf, वो तो चेंज होगा नहीं। तो सी का वैल्यू बढ़ेगा तो यहाँ पे 10 का वैल्यू बढ़ेगा। मतलब हम लोग को अगर 1/10 चाहिए तो हम लोग को ज्यादा सी रखो, अगर 7.5 चाहिए तो उससे थोड़ा कम सी रखो। मतलब कम सी वाले को सिलेक्ट करना है, 5 उससे और फर्दर। मतलब हम लोग को क्या है, हम लोग को यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ रहा है।
वही तो हमारे लिए माथा पच्ची का काम है ना, सेलेक्ट कैसे करेंगे। यहाँ पे हम लोग एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, यहाँ तो हम लोग का कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो वो नहीं कर सकते हम लोग। तो अब हमारे पास तीसरा मेथड जो बच गया, समझ आया ये मेथड। और देखो सिंपल सा बात है, हम फिर से बता रहे हैं, ये एनालिसिस कर रहे हैं सो दैट कि 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट तुम लोग को समझ आए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा होगा। हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, मान करके चल रहे हैं कि चलो, क्योंकि हम लोग को तो ओम्स लॉ पता है ना। अगर हम लोग को वोल्टेज चाहिए इस कैपेसिटर के अक्रॉस में, तो हम लोग को पता है कि उसके अक्रॉस में अगर करंट रहेगा और इम्पीडेंस रहेगा तभी हम लोग बता पाएंगे वोल्टेज। बस उसी ओम्स लॉ का हम लोग एक फायदा उठाते हुए एनालिसिस कर रहे हैं कि मान लो यहाँ पे 20 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर इधर चला गया, कितना बचा 15 एम्पियर। फिर 5 एम्पियर इधर चला गया, कितना बचा 10 एम्पियर। ये 10 एम्पियर क्या है, तो ये करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कैपेसिटर, करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कैपेसिटर, करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कैपेसिटर। उसी को हम लोग यूज कर रहे हैं नेटवर्क थ्योरी का, और हम लोग एक्सी फाइंड कर रहे हैं। एक्सी से हम लोग को क्या मिलेगा, तो कैपेसिटेंस का वैल्यू मिलेगा। कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या बता रहा है, तो कैपेसिटेंस का वैल्यू हम लोग को ये बता रहा है कि कौन सा इंसुलेटर को सिलेक्ट करना है। समझ पा रहे हो। आवाज आ रहा है तुम लोग को। यस सर। यस यस सर। यस सर, आ रहा है सर। चलो अब हम लोग जो है तीसरा मेथड एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, कौन सा मेथड था तीसरा मेथड, तो हम लोग यहाँ पे गार्ड रिंग को कनेक्ट कर रहे थे, जिसको हम लोग नाम देते थे क्या, स्टैटिक शील्डिंग, या बाय यूजिंग गार्ड रिंग। अब ये क्या करता है, इसका काम क्या है, ये हमारा कोई क्रॉस आर्म हम लोग नहीं बढ़ाए हैं। ये कैपेसिटर ऐसा आया, 3 कैपेसिटर हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। ये इस तरीके से है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके बाहर बाहर यहाँ पे एक कैपेसिटर, मतलब जो गार्ड रिंग हम लोग ऐसा प्लेस कर देंगे। वो कहीं से टच नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना, कंडक्टर से टच नहीं होगा। अब क्या होगा, इसके और इधर जो है ये अपना एक, मतलब कहने का मतलब कैसे बताएं, ये इसके साथ एक फॉर्मेशन करेगा कैपेसिटर का, उसी तरीके से ये इसके साथ कैपेसिटर का फॉर्मेशन करेगा। ये हम लोग का क्या फायदा दे रहा है, तो जितना इधर कैपेसिटर करंट डिमांड करेगा ये उतना ही सप्लाई करेगा। कहने का मतलब क्या है, पहले लास्ट वाले केस को, अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, अभी फर्दर टाइम में हम लोग समझ गए। ये कैपेसिटर आ रहा है, अब यहाँ से ये कितना एम्पियर था, 20 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो पावर कंडक्टर से 20 एम्पियर करंट जा रहा है, 5 एम्पियर इधर जाना है। ये 5 एम्पियर इस कंडक्टर से नहीं जाएगा, इधर से आ जाएगा 5 एम्पियर। फिर यहाँ पे कितना बच गया, 20 एम्पियर। फिर इधर जाएगा 5 एम्पियर, ये 5 एम्पियर इससे डिवाइड नहीं होगा, इससे आएगा 5 एम्पियर। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो सिंपली ये नया नया कैपेसिटर का फॉर्मेशन हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है। जो गार्ड रिंग हम लोग लगा रहे हैं ना, आखिर क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या चीज। सर ये समझ नहीं आ रहा, बताइए ना फिर से। देखो सिंपल सा बात है, उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि इसको समझा जाए, और समझ नहीं आएगा इसके पीछे रीजन है, 2 रीजन। सबसे पहला चीज तो तुम लोग यहाँ पे करंट देख करके कंफ्यूज हो रहे होगे कि इंसुलेटर में करंट आप सर क्यों दिखा रहे हैं। कितने लोग को ये डाउट है। यस सर। यस सर। देखो हम यहाँ पे डायरेक्टली वोल्टेज तो लिख नहीं सकते हैं कि कितना वोल्टेज क्या होगा। हम लोग एफिशिएंसी को कैसे बढ़ा सकते हैं, हम लोग एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे। यहाँ पे देखो ये 100% एफिशिएंसी कैसे आया, तो यहाँ पे सब जगह 11 kV वोल्टेज था तब आया। कहने का मतलब अगर यूनिफॉर्म वोल्टेज है तो एफिशिएंसी 100% आएगा। देखो यहाँ नॉन यूनिफॉर्म वोल्टेज आया, इसी के लिए एफिशिएंसी 100% नहीं आया। अब इसी को तो हम लोग को बढ़ाना है ना, इसी एफिशिएंसी को बढ़ाना है और 100% करना है। मतलब अब हमारा टारगेट क्या बन गया है, इस एफिशिएंसी को बढ़ाने के पीछे टारगेट ये बन गया है कि सारे जो कैपेसिटर, मतलब जो इंसुलेटर है उसके अक्रॉस में
बराबर का वोल्टेज कर देंगे तो ये एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। हमारा टारगेट तो वही है। यस। तो अब हम लोग क्या किए, हर केस में हम लोग वोल्टेज को कांस्टेंट करने के लिए यहाँ पे 2 वोल्ट कैसे आया, तो 20 जो करंट जा रहा था उसमें कितना कैपेसिटेंस का वैल्यू लेंगे कि यहाँ पे 2 वोल्ट आएगा। उसी तरीके से यहाँ पे 2 वोल्ट, यहाँ पे 2 वोल्ट, मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, वोल्टेज को कांस्टेंट कर रहे हैं ना, मतलब एफिशिएंसी बढ़ रहा है ना, 10 to 100% हो रहा है पहले जितना भी था उससे। अगर हम लोग यहाँ पे कैपेसिटर का वैल्यू, तो हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि यहाँ पे कुछ करंट होगा, क्योंकि देखो वोल्टेज कब मिलेगा, यहाँ पे कैपेसिटर है तो वोल्टेज कब मिलेगा, या तो हम लोग को उसका कैपेसिटर का वैल्यू और उसका करंट का वैल्यू दोनों पता होगा तब उसका वोल्टेज मिलेगा। इसी के लिए हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि यहाँ पे 20 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा होगा, जिससे हम लोग को वोल्टेज का डिफरेंस समझ में आए। अच्छा यहाँ पे भी 2 वोल्ट, यहाँ पे भी 2 वोल्ट, यहाँ पे भी 2 वोल्ट, देख पा रहे हो, यहाँ पे हम लोग वही कैलकुलेट किया ना। सेम कहानी, ये जो 5 एम्पियर आ रहा था, बस इसी 5 एम्पियर को हम लोग को, अब इसको हम लोग को यहाँ पे XC का वैल्यू कुछ होगा, XC1, यहाँ पे XC2, XC3, देख पा रहे हो, एक जगह 1/10 है, एक जगह 1/7.5 है, एक जगह 1/5 है। ये वैल्यू हमारा सबका सेम रहे, बस एक गार्ड रिंग लगा दो। देखो ये कैपेसिटर क्यों आया, ये वाला कैपेसिटर क्यों आया, ये पोल था और ये इंसुलेटर था इसलिए आया। तो ये जो गार्ड रिंग लगाएंगे, ये गार्ड रिंग से एक ये यहाँ पे जो इंसुलेटर लगा रहेगा उसके बीच में भी एक कैपेसिटर बनेगा, उससे ऊपर भी कैपेसिटर बनेगा, उससे ऊपर भी कैपेसिटर बनेगा। ये गार्ड रिंग तो फैला हुआ रहेगा ना, बड़ा सा रहता है गार्ड रिंग। गार्ड रिंग में करंट फ्लो होगा सर? देखो करंट तो कहीं पे फ्लो नहीं होगा, ठीक है, तो वो बस हम कैपेसिटेंस लोग, उससे कैसे फॉर्म होगा? मतलब गार्ड रिंग में कैपेसिटेंस का मतलब फॉर्मेशन होने का मेन पर्पस ये होता है, 2 चार्जिंग प्लेट आपस में नजदीक आ जाते हैं, ठीक है, जिसका एरिया ए होता है, इसका भी एरिया अगर ए होगा और इसका डिस्टेंस डी है, और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है एप्सिलॉन है, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन होता है जिसका वैल्यू होता है C = एप्सिलॉन A/D। क्या यहाँ पे कहीं सर पे जो करंट का प्लेट, फ्लो होता है? कैपेसिटर का प्लेट सर कंडक्टर का रहना चाहिए या मतलब इंसुलेटर का भी रहेगा तो हो जाएगा? क्या चीज, देखो यहाँ पे देखो सिंपल सा बात है, प्लेट एक सर, प्लेट यहाँ पे बन गया, चाहे वो चार्ज प्लेट है चाहे वो चार्ज नहीं है, एक प्लेट तो यहाँ पे बन रहा है ना, हर इंसुलेटर का एक प्लेट होगा, और एक यहाँ पे गार्ड रिंग है। तो ये दोनों प्लेट के बीच में इसका कुछ तो वोल्टेज होगा ना, यहाँ पे अगर पावर कंडक्टर जा रहा है जो कि किलो वोल्ट में होगा, 765 किलो वोल्ट या 400 किलो वोल्ट, तो कुछ तो चार्ज इसके अक्रॉस एक्यूमुलेट होगा। तो यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वहां पे, ठीक है। और उसी तरीके से इस टावर और इंसुलेटर के बीच में भी एक कैपेसिटर का एजम्पशन हम लोग करेंगे। समझ पा रहे हो तुम लोग, या उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, सर तुम लोग एक इसकी, एक सर यही बात दिक्कत है कि इंसुलेटर जो बोल रहे हैं ना सर, तो वहां पे भी चार्ज फॉलो होगा, एक टावर और इंसुलेटर के बीच बोल रहे हैं। देखो फ्लैश ओवर जो हम लोग पढ़े हैं, फ्लैश ओवर हाँ क्या सर, होता है, मतलब फ्लैश ओवर जो जानते हैं, इंसुलेटर के ऊपर से ही तो करंट चला जाता है ना, उसी हाँ का सर। वैल्यू हम लोग हाई लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं है इंसुलेटर लगा दिया मतलब दीवार है अब वहां से करंट जाएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। यस सर। देखो अदरवाइज तुम लोग यहाँ पे इतना समझ लो, ये 3 जो पॉइंट लिखाया गया है, अगर हम लोग को स्ट्रिंग एफिशिएंसी बढ़ाना है तो हम लोग को टावर का क्रॉस आर्म को बढ़ा दें, कैपेसिटेंस को ग्रेड कर दें, मतलब हम लोग सिलेक्ट करें कैपेसिटर को कौन सा लगाना है, और एक गार्ड रिंग लगा दें। गार्ड रिंग दिखता दिए थे। अब हम लोग जो है थर्ड इंसुलेटर की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और फिर हम लोग जो है एनिमेशन साइड में जाएंगे, सो दैट तुम लोग को पिक्चर के साथ समझ आए कि कौन सा इंसुलेटर कहाँ पे यूज होता है। फिर हम लोग बात करेंगे स्ट्रेन टाइप, इंसुलेटर, ठीक है। देखो अच्छा हम क्या बोल दिए थे, साइकिल टाइप बोले थे क्या, साइकिल अलग है, स्ट्रेन जो होता है वो हमारा सस्पेंशन की तरह होगा, इसी के लिए हम यहाँ पे लिखे नहीं थे। देखो ये जो है ये हमारा कैसा है, सस्पेंशन,
और ये जो है ये कैसा है, तो ये स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन का तुम लोग को लोकेशन तो समझ आ गया कहाँ पे होता है। हमारा सस्पेंशन टाइप वर्टिकली माउंटेड होता है, स्ट्रेन टाइप कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा। इस तरीके से होता है ना, यहाँ से टावर से ऐसा कनेक्टर आता है और इधर कंडक्टर ऐसा आता है, फिर फाइनली ऐसा, फिर यहाँ से ये हमारा हो जाता है स्ट्रेन टाइप। आवाज जा रहा है तुम लोग को? यस सर। ये हो जाता है सस्पेंशन टाइप। इसका अरेंजमेंट कैसा है, ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होता है। अब इसमें ज्यादा खिंचाव होगा या इसमें ज्यादा खिंचाव होगा? ऑब्वियस सा बात है, इसमें ज्यादा होगा। इसी के लिए इसमें टेंशन जो होता है बहुत ज्यादा होता है। हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, हाई टेंशन इज प्रेजेंट ऑन इंसुलेटर। सैग एंड टेंशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो तुम लोग देख पाओगे कि यहाँ पे टेंशन बहुत ज्यादा होता है, सैग कम होता है, टेंशन ज्यादा होता है, सैग ज्यादा होता है, टेंशन कम होता है। ठीक है, वो तुम लोग देख पाओगे जब हम लोग उस टॉपिक को कवर करेंगे उस टाइम पे। अब नॉर्मल सा बात है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो हाई होना ही चाहिए, हाई टेंशन होना चाहिए, और टेंशन कम होगा तो टूट जाएगा ना। और इसका नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं जहाँ पे हम लोग को रिवर क्रॉस करना है या फिर मोड़ है कहीं पे, जैसे तुम लोग टावर में देख पाओगे मोड़ हाउन है कहीं पे, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं। और कहाँ पे यूज करते हैं, डेड एंड में हम लोग यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, समझ पा रहे हो ना तुम लोग? यस सर। इसके बाद हम लोग 4th नंबर का इंसुलेटर देखते हैं जो कि होता है साइकिल टाइप इंसुलेटर। साइकिल टाइप इंसुलेटर जो होता है ये सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए होता है, जो कि लेस देन 11 केवी का होता है। सर पोस्ट इंसुलेटर ना 4th में। पोस्ट इंसुलेटर था, हाँ तो पोस्ट इंसुलेटर भी वही है, वो सारा चीज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही यूज होता है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक वीडियो प्ले कर दे रहे हैं, तुम लोग वहां पे देख पाओगे सारा इंसुलेटर का लोकेशन वाइज कहाँ पे क्या है। ठीक है, उसके बाद हम जैसे ही वो वीडियो एंड होगा, पंक्चर स्ट्रेंथ क्या होता है तुम लोग को वो थोड़ा सा समझा देंगे, कि फ्लैश ओवर क्या होता है वो समझा देंगे। उसके बाद फिर हम लोग पावर सिस्टम का एनिमेशन देखेंगे, जो सब स्टेशन कैसा होता है। 2 देखने वाले थे बट आज अब एक ही देखेंगे हम लोग। ठीक है, यस सर। ये देख लेते हैं। इंसुलेटर एक ऐसा सब्सटेंस या डिवाइस है जो कि अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं होने देता है। इंसुलेटर का रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है, मींस अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हमारे जीरो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जीरो फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उसके अंदर से कोई भी करंट नहीं फ्लो होगा। तो जितने भी इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं उनका रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है। बहुत सारे कॉमन इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं जैसे कि प्लास्टिक, रबर, एयर, वुड, ग्लास, माइका, ऐसे ही और भी बहुत सारे मटेरियल यूज होते हैं। बट जो ट्रांसमिशन लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है उसके अंदर कुछ चुनिंदा मटेरियल का ही यूज किया जाता है, जैसे पोर्सलेन, ग्लास एंड पॉलीमर। तो ये जो 3 मटेरियल है, इन 3 मटेरियल का ज्यादा यूज किया जाता है ट्रांसमिशन लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के इंसुलेटर को बनाने के लिए। तो हम लोग टाइप्स ऑफ इंसुलेटर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट इंसुलेटर है वो है पिन टाइप इंसुलेटर। ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यूज किया जाता है। पिन टाइप इंसुलेटर को लगाना बहुत ही आसान होता है और ये दूसरे इंसुलेटर के मुकाबले सस्ता भी होता है। पिन टाइप इंसुलेटर का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वहां पे ही वायर को रखा जाता है और उस वायर को एक दूसरे पतले वायर की सहायता से लपेट करके कस के बांध दिया जाता है। अलग अलग वोल्टेज लेवल के लिए पिन इंसुलेटर का शेप एंड साइज चेंज होता है। जैसे अगर 11 kV की डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है तो हम लोग ये वाला इंसुलेटर को यूज करेंगे, अगर 33 kV की लाइन है तो हम लोग ये वाले इंसुलेटर को यूज करेंगे। और अगर देख पा रहे हो तुम लोग, दोनों हमारा पिन टाइप इंसुलेटर ही है, वो उसके डिजाइन पे थोड़ा सा मैटर कर जाता है। ठीक है, 66 kV की लाइन है तो हम लोग ऐसा वाला पिन टाइप इंसुलेटर यूज किया जाता है।
मींस जितने भी 33 केवी के नीचे की लाइन होते हैं वहां पे हम लोग पिन टाइप इंसुलेटर का यूज करते हैं। तो अब हम लोग सेकेंड इंसुलेटर देख लेते हैं, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। ये इंसुलेटर नॉर्मली ट्रांसमिशन लाइन के अंदर यूज किया जाता है। सस्पेंशन इंसुलेटर में हम लोग डिस्क टाइप इंसुलेटर का यूज करते हैं, इसके लिए इसको डिस्क टाइप इंसुलेटर भी बोला जाता है। तो कई सारे डिस्क को सीरीज में कनेक्ट करके सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर बनाया जाता है। नॉर्मली एक डिस्क 11 केवी वोल्टेज तक का प्रेशर झेल सकती है, बट ये 11 केवी टू 12 केवी भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल यूज किया गया है डिस्क को बनाने के लिए। इसके लिए दोस्तों इंसुलेटर को देख करके खाली अंदाजा ही लगाया जा सकता है ये ट्रांसमिशन लाइन कितने वोल्टेज पे ऑपरेट हो रही है। सस्पेंशन इंसुलेटर में हम सारे डिस्क इंसुलेटर को वर्टिकली प्लेस करते हैं। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर को 765 केवी वोल्टेज लेवल तक ऑपरेट किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमने कितने सारे डिस्क इंसुलेटर का यूज किया है। जैसे कि एक डिस्क 11 केवी वोल्टेज हैंडल कर सकती है, सो अगर 3 डिस्क को सीरीज में कनेक्ट किया जाए तो वो 33 केवी तक का प्रेशर झेल सकती है। तो दोस्तों सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का वोल्टेज लेवल नंबर और डिस्क पे डिपेंड करता है। तो अब हम लोग थर्ड इंसुलेटर देख लेते हैं, स्ट्रेन इंसुलेटर। स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर पूरा सिमिलर ही होता है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर की तरह। स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर को भी हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के अंदर यूज करते हैं। जहां पर भी ट्रांसमिशन लाइन को थोड़ा सा भी मोड़ना है या कोई नदी आ गई है उसके ऊपर से ट्रांसमिशन लाइन को लेके जाना है, तो वहां पे हम लोग स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का यूज करते हैं। स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का भी वोल्टेज लेवल डिपेंड करता है डिस्क के ऊपर। तो जो स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर है उसको भी हम लोग 765 केवी वोल्टेज तक ऑपरेट करा सकते हैं। ये भी पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ डिस्क कितनी हम लोगों ने यूज की है। तो अब हम लोग फोर्थ इंसुलेटर देख लेते हैं, शेकल इंसुलेटर। तो शेकल इंसुलेटर का यूज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। देखो शेकल इंसुलेटर जो आ रहा है ये सब जो भी है हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में यूज करते हैं। ये सब अब हमारा ट्रांसमिशन नेटवर्क में यूज नहीं होता है। पिन टाइप भी हमारा ट्रांसमिशन में यूज नहीं होता है। ठीक है, ट्रांसमिशन में क्या यूज होता है, स्ट्रेन टाइप और सस्पेंशन टाइप। ठीक है, लाइन में किया जाता है। ये देखने में कुछ इस प्रकार का दिखता है। इसका यूज कोई घुमावदार जगह पर मींस जहां पर से डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को टर्न या तो मूव कराना होता है, वहां पे हम लोग शेकल इंसुलेटर का यूज कर। देख पा रहे हो ये वाला जो है ये हमारा शेकल टाइप इंसुलेटर है, जहां पे इससे हम लोग मोड़ भी सकते हैं या फिर इसको हम लोग डेड एंड भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा समझ में आ रहा है ना तुम लोग को? डेड एंड में क्या है? डेड एंड मतलब अब एंड हो गया, इससे आगे नहीं है, वहीं तक हमारा तार पहुंच रहा है। करते हैं शेकल इंसुलेटर को 33 केवी वोल्टेज लेवल तक यूज किया जा सकते हैं। पोस्ट इंसुलेटर। पोस्ट इंसुलेटर का यूज नॉर्मली सब स्टेशन और जनरेटिंग सब स्टेशन में किया जाता है। पोस्ट इंसुलेटर बहुत ही मजबूत होते हैं। इनको सब स्टेशन में इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि सब स्टेशन के अंदर बस बार एंड जो स्विचिंग इक्विपमेंट होते हैं उनका वजन बहुत ही ज्यादा होता है। सो वहां पे बहुत ही मजबूत वाले इंसुलेटर चाहिए। इसके लिए सब स्टेशन के अंदर पोस्ट इंसुलेटर का यूज किया जाता है। ये भी सिमिलर होता है पिन टाइप इंसुलेटर की तरह। पोस्ट इंसुलेटर को 765 केवी वोल्टेज लेवल तक यूज किया जा सकता है, बट वोल्टेज लेवल डिपेंड करता है कि पोस्ट इंसुलेटर का शेप एंड साइज कितना है। तो दोस्तों अब हम लोग 6th इंसुलेटर देख लेते हैं, स्टे इंसुलेटर। स्टे देखो ये सब इंसुलेटर है। हाँ बोलो। सर पोस्ट इंसुलेटर और फिर स्ट्रेन इंसुलेटर था, उसमें क्या डिफरेंस है? इसमें भी तो सेम सीरीज में ही सबको कनेक्ट किया हुआ है। नहीं, ये हम लोग का सब स्टेशन में ये अलग अलग नहीं है, इसको हम लोग एक साथ क्लब करके स्ट्रेन इंसुलेटर जो है उसका जो वोल्टेज डिपेंड करेगा डिस्क पे, और इसका पोस्ट जो है उसका डिपेंड करेगा शेप एंड साइज पे। वो बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं है कि इसका अलग अलग डिस्क को हम लोग जोड़ करके कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेन टाइप और सस्पेंशन टाइप में हम लोग अलग अलग डिस्क पे डिपेंड करता है। ये एक फिक्स बॉडी है, जब इसको तुम लोग सब स्टेशन में जाके उठाओगे तो एक साथ हम लोग उठा सकते हैं। बट स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर जो है उसको हम लोग एक एक डिस्क को उठाना पड़ता है। ठीक है, उसको हम लोग वहां पे कंबाइन करते हैं। अब देखो ये सब जो इंसुलेटर है, पोस्ट इंसुलेटर हुआ, स्टे इंसुलेटर हुआ, ये सब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए है। जैसे तुम लोग देख पाओगे पोल कहीं पे गड़ रहा है। ठीक है, मेरे घर के बाहर में एक पोल यहाँ पे कोई आकर के जेई उसको माउंट कर रहा है,
तो उस पोल को सपोर्ट देने के लिए एक सपोर्ट वायर होता है। अब सपोर्ट वायर भी तो उस पोल से ही कनेक्टेड होता है ना, तो उस सपोर्ट वायर को मेन जो पोल होता है उससे कैसे अलग किया जाए, बस वही है स्टे इंसुलेटर। इंसुलेटर का यूज पोल को सपोर्ट देने वाले वायर के बीच में किया जाता है। स्टे इंसुलेटर का यूज भी खाली डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में ही किया जाता है। आप लोग जैसा कि पिक्चर में देख सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला पोल है उसको सपोर्ट देने के लिए हम लोग एक वायर का यूज किया है। उस वायर के बीच में हम लोगों ने स्टे इंसुलेटर को कनेक्ट किया है। तो जो स्टे इंसुलेटर होता है वो नॉर्मली एबनॉर्मल कंडीशन में यूज होता है। मींस जब भी नॉर्मल कोई कंडीशन होगी तो हमारे स्टे इंसुलेटर तक करंट नहीं आता है। जैसे कि नॉर्मल कोई फॉल्ट हो गया या कोई वायर टूट के उसके ऊपर गिर जाता है तो वो जो करंट है वो पूरा ग्राउंड होने लगेगा अगर वहां पे हम लोगों ने स्टे इंसुलेटर को नहीं लगाया होता। तो जो स्टे इंसुलेटर है वो ये दो वायर के बीच में एक इंसुलेटिंग मीडियम की तरह काम करता है। मींस अगर ऊपर वाले वायर पे अगर कोई दूसरा वायर टच भी हो जाता है तो नीचे करंट नहीं आ पाएगा। दोस्तों और भी कई टाइप के इंसुलेटर होते हैं जैसे कि रील इंसुलेटर, ब्रेक इंसुलेटर। इन सब इंसुलेटर का यूज हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में करते हैं। तो दोस्तों आज सर साउंड नहीं आ रहा आपका? साउंड नहीं आ रहा। साउंड नहीं आ रहा। साउंड नहीं आ रहा। देखो तुम लोग जो अभी वीडियो देख पाए, तुम लोग को यहाँ पे बस यही देखना है कि कौन सा इंसुलेटर कहाँ पे यूज होता है, किस तरह से दिखता है, वो तुम लोग देख पाए, अच्छे से समझ पाए। अब देखो यहाँ पे हम लोग साइकिल टाइप इंसुलेटर के बारे में पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। साइकिल टाइप इंसुलेटर याद करो कहाँ पे हम लोग देखे थे। साइकिल टाइप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए ये यूज होगा सबसे पहला। तो कहाँ पे, तो ये काइंड ऑफ स्ट्रेन टाइप, जैसा स्ट्रेन टाइप हम लोग का है उसी टाइप का साइकिल टाइप इंसुलेटर भी होता है। ऐसे ही हो रहा था ना, मोड़ने का काम हो रहा था इस टाइप से। अगर यहाँ पे पोल है तो यहाँ से ये अगर इसको इस साइड से उस साइड कहीं पे ले जाना है, मोड़ना है, तो फिर हम लोग यहाँ पे इसको कनेक्ट रखते थे इस टाइप से। वही था ना साइकिल टाइप। इसको डेड एंड पे यूज करते हैं ना साइकिल इंसुलेटर। एंड पे भी यूज कर सकते हैं या फिर हम लोग को कहीं पे अगर कॉर्नर वगैरह में मोड़ना है तार को हम लोग को तो वहां पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, इट इज ए टाइप ऑफ स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर विच इज डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या होगा, वोल्टेज लो वोल्टेज 33 kV 11 kV इन द ऑर्डर ऑफ 11 kV। हाँ क्या डाउट था बताओ। कोई पूछ रहे थे कुछ डाउट, बोलो। आगे बढ़े हम लोग। पर था सर, सर बैक कीजिए ना थोड़ा सा। क्यों रहता है? अरे वो तो मैकेनिकल वाले लोग डिजाइन करते हैं ना, वो लोग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं चैप्टर ट्रस, सुने हो तुम लोग? ट्रस मैकेनिक्स में एक सब्जेक्ट है जो कि ऐसा डिजाइन रहता है, टावर जो भी है, मतलब इस टाइप से। अब यहाँ पे बन नहीं रहा है मेरे से भी। इंसुलेटर को जैसे गोल गोल डिस्क बनाते हैं ना, तो वो क्यों उसको अरे चौड़ा गोल भी तो बनाना मतलब स्क्वायर भी तो गोल कर बनाना आसान रहता है, इसी के लिए हम लोग गोल करते हैं। सिंपल सा, ये सब क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। नहीं सर, कुछ था सर ऐसा, मतलब याद नहीं आ रहा है कि इस पर क्वेश्चन था कि इंसुलेटर का वैसा मतलब डिजाइन क्यों रहता है। अब इसका तो हमको आइडिया नहीं है। हम देखो, हम थ्योरी से हम ऐसे भी दूर रहते हैं। तुम लोग ये सब अगर कुछ पता चले तो तुम लोग हमको भी बता देना, सो दैट कि मेरा भी नॉलेज थोड़ा सा बढ़ जाए।
देखो टावर इस तरीके से डिजाइन होता है, ये सब मैकेनिकल वाले लोग डिजाइन करते हैं, स्ट्रक्चर, सिविल, मैकेनिकल। इसी के लिए तो जो पावर ग्रिड कंपनी है वो सब मैकेनिकल और सिविल वालों को भी सिलेक्ट करता है ना, जॉब देता है। अदरवाइज इलेक्ट्रिकल कंपनी में वो लोग का काम, मतलब वो लोग का क्या काम है। इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है। कहने का मतलब मिनिमम आयरन में हम लोग को एक अच्छा स्ट्रक्चर कैसे तैयार हो वो लोग डिजाइन करते हैं। अब देखो किसी भी चीज का हम लोग का एक सेफ्टी फैक्टर होता है, ठीक है, और सेफ्टी फैक्टर जो होता है वो वैल्यू मोर देन 1 होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है सेफ्टी फैक्टर का? तो जो पंक्चर स्ट्रेंथ है डिवाइडेड बाय फ्लैश ओवर वोल्टेज। सेफ्टी फैक्टर का मतलब ये होता है पंक्चर स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय फ्लैश ओवर वोल्टेज। अब सेफ्टी फैक्टर क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1 होना चाहिए या लेस देन 1 होना चाहिए? ग्रेटर देन 1 होना चाहिए ऑलवेज। अगर ये ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि पंक्चर स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन फ्लैश ओवर वोल्टेज होगा? बोल सकते हैं ऐसा? यस सर। यस। अब देखो फ्लैश ओवर का मतलब क्या होता है? फ्लैश ओवर का मतलब ये होता है कि इंसुलेटर के बाहर बाहर ही करंट फ्लो होने लग जाए। अब हम इसको मिटा देते हैं सबसे पहले तो। देखो ये हमारा टावर है, यहाँ से डिस्क, यहाँ पे पावर कंडक्टर है। अब देखो पंक्चर का मतलब ये होता है कि इसके अंदर से, इंसुलेटर में हम क्या बोले थे, पंक्चर स्ट्रेंथ मतलब उसमें अंदर से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, वो होता है उसका मतलब। उसके अक्रॉस में क्या बोलते हैं उसको? पंक्चर स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि डिस्क के, देखो डिस्क में तुम लोग देखोगे तो मेटल का पीस भी होता है अच्छे से, मतलब साइड में, तब तो हम लोग उसको सीरीज में कनेक्ट कर पा रहे हैं ना। तो बस थोड़ा सा ही तो एक एरिया को हम लोग को कवर करना है, फिर उसके अंदर से करंट फ्लो हो जाएगा उसके अंदर से। तो वो जो पोजीशन पे आ रहा है जहां पे करंट फ्लो होगा थ्रू द डिस्क, उस पोजीशन को बोलते हैं पंक्चर स्ट्रेंथ। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये आ रहा है कि ये पंक्चर स्ट्रेंथ के बाहर, ये तो हो गया, इसके अलावा बाहर से ही, मतलब अब उसको मतलब नहीं है अंदर में, क्योंकि उधर तो रेजिस्टेंस मिल रहा है, एयर से ही मतलब इसको जो है पूरा आग लग गया है टाइप से दिखाई देने लगता है। इसको बोला जाता है फ्लैश ओवर। फ्लैश ओवर किसके चलते हो रहा है? एयर आयोनाइज हो रहा है उसके चलते हो रहा है। मतलब करंट फ्लो हो रहा है किसमें? थ्रू आयोनाइज्ड एयर। समझ पा रहे हो तुम लोग? करंट फ्लोज थ्रू आयोनाइज्ड एयर, इसको हम लोग बोलेंगे फ्लैश ओवर। फिर इसके अंदर हम लोग यहाँ पे वर्ड पंक्चर, ठीक है, पंक्चर स्ट्रेंथ, इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? तो पंक्चर स्ट्रेंथ को बोलेंगे करंट फ्लोज थ्रू डिस्क। इसी के लिए हम लोग सेफ्टी फैक्टर हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, और ये 2 भी कभी कभी हो जाता है, 3 भी होता है। सेफ्टी फैक्टर जितना ज्यादा होगा हमारा लाइफ इंसुलेटर का, या फिर जो हम लोग डिजाइन किए हैं स्ट्रक्चर, उसका बहुत ज्यादा लाइफ होगा। इसी के लिए सेफ्टी फैक्टर हम लोग हमेशा लेकर के चलते हैं। सेफ्टी फैक्टर क्या बोल रहा है? फ्लैश ओवर जो वोल्टेज होगा और ये पंक्चर स्ट्रेंथ होगा, ये पंक्चर स्ट्रेंथ जो है, देखो तुम लोग सबसे पहले तो कॉमन सेंस लगाओ और कौन ज्यादा होगा वो बताओ पहले। एयर आयोनाइज होना आसान है या पंक्चर स्ट्रेंथ को ब्रेक करना वो आसान है? एयर आयनाइज होना सर एयर एयर आयोनाइज आयोनाइज होना। एयर आयोनाइज होना आसान है। इसी के लिए हम लोग का फ्लैश ओवर जो होता है वो लो वोल्टेज पे हो जाता है या लो करंट पे हो जाता है। पंक्चर स्ट्रेंथ कब होगा?
जब बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ करंट कब आएगा? जब हमारा कहीं सर्किट में फॉल्ट हो रहा होगा। तुम लोग देखोगे जब हम लोग फॉल्ट पढ़ेंगे तो जहां पे 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था वहां पे तुम लोग देख पाओगे अचानक 100 एम्पियर करंट फ्लो होने लगा। तो जब 1 एम्पियर और कहाँ 100 एम्पियर, तो उसको फिर एयर आयोनाइज नहीं होगा, वो पूरा चीरता हुआ चला जाएगा करंट। तो उसको बोलेंगे कि पंक्चर स्ट्रेंथ हम लोग का खत्म हो गया, जितना क्षमता था उसको वो झेल नहीं पाया। तो इसी के लिए पंक्चर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होना चाहिए किसी भी इंसुलेटर का। क्योंकि देखो हमारे जो पावर सिस्टम में सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, रिले लगा हुआ है, सीटी लगा हुआ है, पीटी लगा हुआ है। अगर वोल्टेज बढ़ गया तुरंत पता चल जाएगा सीटी को, अगर वोल्टेज बढ़ गया तुरंत पता चल जाएगा पीटी को। एक बार सीटी पीटी को पता चल गया कि नहीं बहुत ज्यादा वोल्टेज हो गया है, सीटी पीटी के साथ लगा होता है रिले, उसका एक सेकेंडरी जो है वो रिले के साथ कनेक्ट होता है। रिले के पास तुरंत सेंस होगा, रिले तुरंत बोलेगा कि अरे ऐसा हो रहा है क्या, चलो हम सर्किट ब्रेकर को अपना कमांड दे देते हैं। सर्किट ब्रेकर को बोला कि तुम जल्दी से ब्रेक हो जाओ, सर्किट को ब्रेक कर दो, तो वो सर्किट ब्रेक कर देगा। ये जो सर्किट ब्रेक हो रहा है और जो एक्चुअल में फॉल्ट हो रहा है उसके बीच में गैप होता है 1 से 2 सेकंड का। वो 1 से 2 सेकंड हमारा इंसुलेटर झेल पाया तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 से 2 मिनट बाद तो हमारा जो सर्किट ब्रेकर है वो ब्रेक कर ही रहा है सर्किट को। लेकिन अगर ये 1-2 सेकंड भी नहीं झेल पाया, मतलब इसका पंक्चर स्ट्रेंथ बहुत कम है, तब तो झेल नहीं पाएगा ना। और ये एक बार ब्रेकडाउन हो गया, मतलब एक बार ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगा, उसके बाद वो सर्किट ब्रेकर ब्रेक भी हो जाएगा, तो भी इसको हम लोग को ठीक करने के लिए अब चेंज करना पड़ेगा। कोई आदमी आएगा, चढ़ेगा, इसको खोलेगा, फिर चेंज करेगा। तो हम लोग क्या वो चाहेंगे हम लोग ऐसा करें? नहीं सर। हम लोग तो वैसा नहीं चाहेंगे, क्योंकि देखो पावर सिस्टम में ट्रांजिएंट पीरियड होता है वो बहुत कम होता है। जो हम बता रहे हैं 1 से 2 सेकंड का सारा चीज ऑपरेट होने में, 1 से 2 सेकंड भी बहुत हो गया। इसी के लिए हम यहाँ पे स्टार्टिंग में ही तुम लोग को एक पॉइंट लिखाए थे इंसुलेटर का, हाई रेशियो ऑफ, देख पा रहे हो, पंक्चर स्ट्रेंथ और फ्लैश ओवर वोल्टेज। ये कहीं ना कहीं हम डायरेक्टली बात कर लिए थे किसका? सेफ्टी फैक्टर का। मतलब हम इसी टाइम में बोल दिए थे कि सेफ्टी फैक्टर हम लोग का हाई होना चाहिए, सो दैट कि कुछ देर तक वो उसका पंक्चर स्ट्रेंथ कम से कम, ठीक है फ्लैश ओवर हो जाएगा उससे कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को, फ्लैश ओवर तो होते रहता है, बाहर एयर आयोनाइज हुआ, एक बार हम लोग सर्किट ब्रेक करेंगे, सारा वोल्टेज 0 पे चला जाएगा, फिर हम लोग ऑन करेंगे तो सारा सिचुएशन नॉर्मल में है। बट एक बार पंक्चर स्ट्रेंथ ब्रेक डाउन हो गया या ब्रेक हो गया, इससे ज्यादा चला गया, तो फिर हम लोग को चेंज करना पड़ेगा इंसुलेटर, क्योंकि अब वो इंसुलेटर नहीं रहा। ठीक है, तो ये था कहानी हम लोग का इंसुलेटर का। आज हम लोग को देखना था सब स्टेशन के बारे में कि कैसे काम करता है। वीडियो को तो हम सबसे पहले पॉज कर